लीजिए सुनिए सादत हसन मंटो की लिखी कहानी चोरी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। स्कूल के 3-4 लड़के अलाव के गिर्द हल्का बनाकर बैठ गए और उस बूढ़े आदमी से, जो टाट पर बैठा अपने उस ख्वानी हाथ तापने की खातिर अलाव की तरफ बढ़ाए था, कहने लगे, बाबाजी कोई कहानी सुनाइए। मर्दे मुअम्मर ने, जो गालिबन किसी गहरी सोच में गर्क था, अपना भारी सर उठाया, जो गर्दन की लागरी की वजह से नीचे झुका हुआ था। कहानी? मैं खुद एक कहानी हूं, मगर इसके बाद के अल्फाज उसने अपने पोपले मुंह ही में बड़बड़ाए। शायद वो इस जुमले को लड़कों के सामने अदा करना नहीं चाहता था, जिनकी समझ इस काबिल न थी कि वो फलसफियाना निकात हल कर सकें। लकड़ी के टुकड़े एक शोर के साथ जल जलकर आतशी शिकम को पुर कर रहे थे। शोलों की उन्नाबी रोशनी लड़कों के मासूम चेहरों पर एक अजीब अंदाज में रक्स कर रही थी। नन्ही नन्ही चिंगारियां सफेद राख की नकाब उलट उलट कर हैरत में सरबलंद शोलों का मुंह तक रही थीं। बूढ़े आदमी ने अलाव की रोशनी में से लड़कों की तरफ निगाहें उठाकर कहा, कहानी? हर रोज कहानी? कल सुनाऊंगा। लड़कों के तमतमाते हुए चेहरों पर अफसुर्दगी छा गई। नाउम्मीदी के आलम में वो एक दूसरे का मुंह तकने लगे, गोया वो आंखों ही आंखों में कह रहे थे, आज रात कहानी सुने बगैर सोना होगा। यकायक उनमें से एक लड़का, जो दूसरों की बनिस्बत बहुत होशियार और ज़हीन मालूम होता था, अलाव के करीब सरक कर बुलंद आवाज में बोला, मगर कल आपने वादा किया था और वादा खिलाफी करना दुरुस्त नहीं। क्या आपको कल वाले हामिद का अंजाम याद नहीं, जो हमेशा अपना कहा भूल जाया करता था? दुरुस्त? मैं भूल गया था। बूढ़े आदमी ने यह कहकर अपना सर झुका लिया, जैसे वो अपनी भूल पर नादिम है। थोड़ी देर के बाद वो इस दिलेर लड़के की जुर्रत का ख्याल करके मुस्कुराया, मेरे बच्चे, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मगर मैं कौन सी कहानी सुनाऊं? ठहरो, मुझे याद कर लेने दो। ये कहते हुए वो सर झुकाकर गहरी सोच में गर्क हो गया। उसे जिन और परियों की लायानी दस्तानों से सख्त नफरत थी। वो बच्चों को ऐसी कहानियां सुनाया करता था जो उनके दिलो दिमाग की इस्लाह कर सकें। उसे बहुत से फजूल किस्से याद थे जो उसने बचपन में सुने थे या किताबों में पढ़े थे, मगर उस वक्त वह अपने बरपते पीरी के बोसीदा तार छेड़ रहा था कि शायद इनमें कोई ख्वाब बीदा राग जाग उठे। लड़के बाबाजी को खामोश देखकर आपस में आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगे, गालिबन उस लड़के की बाबत जिसे किताब चुराने पर बेद की सजा मिली थी। बातों बातों में उनमें से किसी ने बुलंद आवाज में कहा, मास्टर जी के लड़के ने भी तो मेरी किताब चुरा ली थी, मगर उसे सजा वजा न मिली। किताब चुरा ली थी, इन 4 लफ्जों ने, जो बुलंद आवाज में अदा किए गए थे, बूढ़े की खुफ्ता याद में एक वाकया को जगा दिया। उसने अपना सफेद सर उठाया और अपनी आंखों के सामने भूली बिसरी दास्तान को अगड़ाइयां लेते पाया। एक लम्हा के लिए उसकी आंखों में चमक पैदा हुई, मगर वहीं गर्क हो गई। इस्तिराब की हालत में उसने अपने नहीफ जिस्म को जुम्बिश देकर अलाव के करीब किया। उसके चेहरे के तगय्युर व तबद्दुल से साफ तौर पर आया था कि वो किसी वाक़ये को दोबारा याद करके बहुत तकलीफ महसूस कर रहा है। अलाव की रोशनी बदस्तूर लड़कों के चेहरों पर नाच रही थी। दफतन बूढ़े ने आखिरी इरादा करते हुए कहा, बच्चों, आज मैं अपनी कहानी सुनाऊंगा। लड़के फौरन अपनी बातें छोड़कर हमातन गोश हो गए। अलाव की चटखती हुई लकड़ियां एक शोर के साथ अपनी अपनी जगह पर उभर कर खामोश हो गईं। एक लम्हा के लिए फिजा पर मुकम्मल सुकूत तारी रहा। बाबाजी अपनी कहानी सुनाएंगे? एक लड़के ने खुश होकर कहा। बाकी सरक कर आग के करीब खामोशी से बैठ गए। हाँ, अपनी कहानी, ये कहकर बूढ़े आदमी ने अपनी झुकी हुई घनी भवों में से कोठड़ी के बाहर तारीकी में देखना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद वो लड़कों से फिर मुखातिब हुआ, मैं आज तुम्हें अपनी पहली चोरी की दास्तान सुनाऊंगा। लड़के हैरत से एक दूसरे का मुंह तकने लगे। उन्हें इस बात का वहम व गुमान भी न था कि बाबाजी किसी जमाने में चोरी भी करते रहे हैं। बाबाजी जो हर वक्त उन्हें बुरे कामों से बचने के लिए नसीहत किया करते हैं। लड़का, जो इनमें दिलेर था, अपनी हैरत न छुपा सका, पर क्या आपने वाकई चोरी की?
वाकई? आप उस वक्त किस जमात में पढ़ा करते थे? 9वीं में। ये सुनकर लड़की की हैरत और भी बढ़ गई। उसे अपने भाई का ख्याल आया जो 9वीं जमात में तालीम पा रहा था। वो इससे उम्र में 2 गुना बड़ा था। उसकी तालीम इससे कहीं ज्यादा थी। वो अंग्रेजी की कई किताबें पढ़ चुका था और उसे हर वक्त नसीहतें किया करता था। ये क्यों कर मुमकिन था कि इस उम्र का और अच्छा पढ़ा लिखा लड़का चोरी करे? उसकी अक्ल इस मुअम्मे को हल न कर सकी। चुनांचे उसने फिर सवाल किया, आपने चोरी क्यों की? इस मुश्किल सवाल ने बूढ़े को थोड़ी देर के लिए घबरा दिया। आखिर वो इसका क्या जवाब दे सकता था कि फलां काम उसने क्यों किया? बाज़ाहिर इसका जवाब यही हो सकता था, इसलिए कि उस वक्त उसके दिमाग में यही ख्याल आया। उसने दिल में यही जवाब सोचा, मगर उसने मुतमईन न होकर ये बेहतर ख्याल किया कि तमाम दास्तान मिनोअन बयान कर दे। इसका जवाब मेरी कहानी है जो मैं अब तुम्हें सुनाने वाला हूं। सुनाइए। लड़के उस बूढ़े आदमी की चोरी का हाल सुनने के लिए अपनी अपनी जगह पर जमकर बैठ गए, जो अलाव के सामने अपने सफेद बालों में उंगलियों से कंघी कर रहा था और जिसे वो एक बहुत बड़ा आदमी ख्याल करते थे। बुढ़ा कुछ अरसे तक अपने बालों में उंगलियां फेरता रहा, फिर उस भूले हुए वाक़िए के तमाम मुंतशिर टुकड़े फराहम करके बोला, हर शख्स ख्वाह हो बड़ा हो या छोटा, अपनी जिंदगी में कोई न कोई ऐसी हरकत जरूर करता है जिस पर वो तमाम उम्र नादिम रहता है। मेरी जिंदगी में सबसे बुरा फेल एक किताब की चोरी है। ये कहकर वो रुक गया। उसकी आंखें जो हमेशा चमकती रहती थीं धुंधली पड़ गईं। उसके चेहरे की तब्दीली से साफ जाहिर था कि वो इस वाक़ये को बयान करते हुए जबरदस्त ज़हनी तकलीफ का सामना कर रहा है। चंद लम्हात के तवक्कुफ के बाद वो फिर बोला, सबसे मकरूह फेल किताब की चोरी है। ये मैंने एक कुतुब फरोश की दुकान से चुराई। ये उस जमाने का जिक्र है जब मैं 9वीं जमात में तालीम पाता था। कुदरती तौर पर जैसा कि अब तुम्हें कहानी सुनने का शौक है, मुझे अफसाने और नॉवेल पढ़ने का शौक था। दोस्तों से मांग कर या खुद खरीद कर मैं हर हफ्ते एक न एक किताब जरूर पढ़ा करता था। वो किताबें उमूमन इश्क व मोहब्बत की बेमानी दास्तानें या फजूल जासूसी किस्से हुआ करते थे। ये किताबें मैं हमेशा छुप छुप कर पढ़ा करता था। वालिदैन को इस बात का इल्म न था। अगर उन्हें मालूम होता तो वो मुझे ऐसा हरगिज हरगिज न करने देते, इसलिए कि इस किस्म की किताबें स्कूल के लड़के के लिए बहुत नुकसानदेह होती हैं। मैं उनके मोहलिक नुकसान से गाफिल था, चुनांचे मुझे इसका नतीजा भुगतना पड़ा। मैंने चोरी की और पकड़ा गया। एक लड़के ने हैरत ज़दा होकर कहा, आप पकड़े गए? हाँ, पकड़ा गया। चूंकि मेरे वालिदैन इस वाक़ये से बिल्कुल बेखबर थे, ये आदत पकते पकते मेरी तबीयत बन गई। घर से जितने पैसे मिलते हैं उन्हें जोड़ जोड़ कर बाजार से अफसानों की किताबें खरीदने में सर्फ कर देता। स्कूल की पढ़ाई से रफ्ता रफ्ता मुझे नफरत होने लगी। हर वक्त मेरे दिल में यही ख्याल समाया रहता कि फलां किताब जो फलां नॉवेल नवीस ने लिखी है ज़रूर पढ़नी चाहिए, या फलां कुतुब फरोश के पास नई नॉवेलों का जो ज़खीरा मौजूद है एक नज़र ज़रूर देखना चाहिए। शौक की ये इंतहा दूसरे मानों में दीवानगी है। इस हालत में इंसान को मालूम नहीं होता कि वो क्या करने वाला है या क्या कर रहा है। उस वक्त वो बेअक्ल बच्चे के मानिंद होता है जो अपनी तबीयत खुश करने या शौक पूरा करने के लिए जलती हुई आग में भी हाथ डाल देता है। उसे ये पता नहीं होता कि चमकने वाली शय जिसे वो पकड़ रहा है उसका हाथ जला देगी। ठीक यही हालत मेरी थी। फर्क इतना है कि बच्चा शूर से महरूम होता है, इसलिए वो बगैर समझे बूझे बुरी से बुरी हरकत कर बैठता है। मगर मैंने अक्ल का मालिक होते हुए चोरी ऐसे मकरूह जुर्म का इर्तिकाब किया। ये आंखों की मौजूदगी में मेरे अंधे होने की दलील है। मैं हरगिज ऐसा काम न करता अगर मेरी आदत मुझे मजबूर न करती। हर इंसान के दिमाग में शैतान मौजूद होता है जो वक्तन फ़वक्तन उसे बुरे कामों पर मजबूर करता है। ये शैतान मुझ पर उस वक्त गालिब आया जबकि सोचने के लिए मेरे पास बहुत कम वक्त था। खैर, लड़के खामोशी से बूढ़े के हिलते हुए लबों की तरफ निगाहें गाड़े उनकी दास्तान सुन रहे थे। दास्तान का तसलसल उस वक्त टूटता देखकर जबकि असल मकसद बयान किया जाने वाला था, वो बड़ी बेकरारी से बकाया तफसील का इंतजार करने लगे।
मसूद बेटा, ये सामने वाला दरवाज़ा तो बंद कर देना, सर्द हवा आ रही है। बूढ़े ने अपना कंबल घुटनों पर डाल लिया। मसूद अच्छा बाबा जी कहकर उठा और कोठड़ी का दरवाज़ा बंद करने के बाद अपनी जगह पर बैठ गया। हाँ, तो एक दिन जबकि वालिद घर से बाहर थे, बूढ़े ने अपनी दास्तान का बकाया हिस्सा शुरू किया। मुझे भी कोई खास काम न था और वो किताब जो मैं उन दिनों पढ़ रहा था खत्म होने के करीब थी, इसलिए मेरे जी में आई कि चलो उस कुतुब फरोश तक हो आए जिसके पास बहुत सी जासूसी नॉवेलें पड़ी थीं। मेरी जेब में उस वक्त इतने पैसे मौजूद थे जो एक मामूली नॉवेल के दाम अदा करने के लिए काफ़ी हों। चुनांचे मैं घर से सीधा उस कुतुब फरोश की दुकान पर गया। यूं तो उस दुकान पर हर वक्त बहुत सी अच्छी अच्छी नॉवेलें मौजूद रहती थी, मगर उस दिन खास तौर पर बिल्कुल नई किताबों का एक ढेर बाहर तख्ते पर रखा था। उन किताबों के रंग बिरंग सरे वर्क देखकर मेरी तबीयत में एक हैजान सा बरपा हो गया। दिल में इस ख्वाहिश ने गुदगुदी की कि वो तमाम मेरी हो जाएं। मैं दुकानदार से इजाज़त लेकर उन किताबों को एक नज़र देखने में मशगूल हो गया। हर किताब के शोख रंग सरे वर्क पर इस किस्म की कोई न कोई इबारत लिखी हुई थी। नामुमकिन है कि इसका मुताला आप पर सनसनी तारी न कर दे। मुसव्विर इसरार कलासानी शाहकार, तमसील हैजान रूमान सब यकजा। इस किस्म की इबारतें शौक बढ़ाने के लिए काफ़ी थीं, मगर मैंने कोई ख़ास तवज्जो न दी, इसलिए कि मेरी नज़रों से अक्सर ऐसे अल्फाज गुजर चुके थे। मैं थोड़ा अरसा किताबों को उलट पलट कर देखता रहा। उस वक्त मेरे दिल में चोरी करने का ख्याल मतलकन न था, बल्कि मैंने खरीदने के लिए एक कम कीमत की नॉवेल चुनकर अलग भी रख ली थी। थोड़ी देर के बाद दिल में ये इरादा करके मैं दूसरे हफ्ते इन नॉवेलों को दोबारा देखने आऊँगा, मैंने अपनी चुनी हुई किताब उठाई। किताब का उठाना था कि मेरी निगाहें एक मुजल्लद नॉवेल पर गड़ गई। सरे वर्क के कोने पर मेरे महबूब नॉवेलिस्ट का नाम सुर्ख लफ्ज़ों में छपा था। इसके ज़रा ऊपर किताब का नाम था मुंतकिम शुआएं। किस तरह एक दीवाने डॉक्टर ने लंदन को तबाह करने का इरादा किया। ये सुतूर पढ़ते ही मेरे इश्तियाक में तुग़यानी सी आ गई। किताब का मुसन्निफ वही था जिसने इससे पेशतर मुझ पर रातों की नींद हराम कर रखी थी। नॉवेल को देखते ही मेरे दिमाग में ख्यालात का एक गिरोह दाखिल हो गया। मुंतकिम शुआएं, दीवाने डॉक्टर की ईजाद, कैसा दिलचस्प अफसाना होगा। लंदन तबाह करने का इरादा, ये किस तरह हो सकता है। इस मुसन्निफ ने फुला फुला किताबें कितनी सनसनीखेज लिखी हैं। ये किताब ज़रूर उन सब से बेहतर होगी। मैं खामोश इश्तियाक के साथ उस किताब की तरफ देख रहा था और ये ख्यालात यके बाद दीगरे मेरे कानों में शोर बरपा रहे थे। मैंने इस किताब को उठाया और खोल कर देखा तो पहले वर्क पर यह इबारत नजर आई। मुसन्निफ इस किताब को अपनी बेहतरीन तसनीफ करार देता है। इन अल्फाज ने मेरे इश्तियाक में आग पर ईंधन का काम दिया। एकाएकी मेरे दिमाग के खुदा मालूम किस गोशे से ख्याल कूद पड़ा, वो ये कि मैं इस किताब को अपने कोट में छुपा कर ले जाऊं। मेरी आंखें बेख्तियार कुतुब फरोश की तरफ मुड़ीं, जो कागज़ पर कुछ लिखने में मशगूल था। दुकान की दूसरी तरफ दो नौजवान खड़े मेरी तरह किताबें देख रहे थे। मैं सर से पैर तक लरज़ गया। ये कहते हुए बूढ़े का नहीफ जिस्म इस वाक़ये की याद से कांपा। थोड़ी देर तक खामोश रहकर उसने फिर अपनी दास्तान शुरू कर दी। एक लहजा के लिए मेरे दिमाग में ये ख्याल पैदा हुआ कि चोरी करना बहुत बुरा काम है, मगर ज़मीर की आवाज़ सरे वर्क पर बनी हुई लांबी लांबी शुआओं में गर्क हो गई। मेरा दिमाग मुंतकिम शुआएं की गर्दान कर रहा था। मैंने इधर उधर झांका और झट से वो किताब कोट के अंदर बगल में दबा ली, मगर मैं कांपने लगा। इस हालत पर काबू पाकर मैं कुतुब फरोश के करीब गया और उस किताब के दाम अदा कर दिए जो मैंने पहले खरीदी थी। कीमत लेते वक्त और रुपए में से बाकी पैसे वापस करने में उसने गैर मामूली ताख़ीर से काम लिया। मेरी तरफ उसने घूर कर भी देखा, जिससे मेरी तबीयत सख्त परेशान हो गई। जी में भी आई कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहां से भाग निकलूं। मैंने इस दौरान में कई बार उस जगह पर जो किताब की वजह से उभरी हुई थी निगाह डाली और शायद उसे छिपाने की बेसूद कोशिश भी की। मेरी इन अजीब व गरीब हरकतों को देखकर उसे शक जरूर हुआ, इसलिए कि वो बार बार कुछ कहने की कोशिश करके फिर खामोश हो जाता था। मैंने बाकी पैसे जल्दी से लिए और वहां से चल दिया।
200 कदम के फासले पर मैंने किसी की आवाज सुनी। मुड़कर देखा तो कुतुब फरोश नंगे पांव चला आ रहा था और मुझे ठहरने के लिए कह रहा था। मैंने अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया। मुझे मालूम न था मैं किधर भाग रहा हूं। मेरा रुख अपने घर की जानिब न था। मैं शुरू ही से उस तरफ भाग रहा था जिधर बाजार का इख्तिताम था। इस गलती का मुझे उस वक्त एहसास हुआ जब 2-3 आदमियों ने मुझे पकड़ लिया। बूढ़ा इतना कहकर इस्तराब की हालत में अपनी खुश्क जबान लबों पर फेरने लगा। कुछ तवक्कुफ के बाद वो एक लड़के से मुखातिब हुआ। मसूद, पानी का एक घूंट पिलवाना। मसूद खामोशी से उठा और कोठड़ी के कोने में पड़े हुए घड़े से गिलास में पानी उंडेल कर ले आया। बूढ़े ने गिलास लेते ही मुंह से लगा लिया और एक घूंट में सारा पानी पी गया और खाली गिलास जमीन पर रखते हुए कहा, हाँ, मैं क्या बयान कर रहा था? एक लड़के ने जवाब दिया, आप भागे जा रहे थे। मेरे पीछे कुतुब फरोश चोर चोर की आवाज बुलंद करता चला आ रहा था। जब मैंने 2-3 आदमियों को अपना ताक़ुब करते देखा तो मेरे होश ठिकाने न रहे। जेल की आहनी सलाखें, पुलिस और अदालत की तस्वीरें एक एक करके मेरी आंखों के सामने आ गईं। बेइज्जती के ख्याल से मेरी पेशानी अर्क आलूद हो गई। मैं लड़खड़ाया और गिर पड़ा। उठना चाहा तो टांगों ने जवाब दे दिया। उस वक्त मेरे दिमाग की अजीब हालत थी। एक तुंद धुआं सा मेरे सीने में करवटें ले रहा था। आंखें फरते खौफ से उबल रही थीं और कानों में एक जबरदस्त शोर बरपा था, जैसे बहुत से लोग आहनी चादरें हथौड़ों से कूट रहे हैं। मैं अभी उठकर भागने की कोशिश ही कर रहा था कि कुतुब फरोश और उसके साथियों ने मुझे पकड़ लिया। उस वक्त मेरी क्या हालत थी इसका बयान करना दुश्वार है। सैकड़ों ख्यालात पत्थरों की तरह मेरे दिमाग से टकरा टकरा कर मुख्तलिफ आवाज़ें पैदा कर रहे थे। जब उन्होंने मुझे पकड़ा तो ऐसा मालूम हुआ कि आहनी पंजे ने मेरे दिल को मसल डाला है। मैं बिल्कुल खामोश था। वो मुझे दुकान की तरफ कशा कशा ले गए। जेल खाने की कोठड़ी और अदालत का मुंह देखना यकीनी था। इस ख्याल पर मेरे ज़मीर ने लानत मलामत शुरू कर दी। चूंकि अब जो होना था हो चुका था और मेरे पास अपने ज़मीर को जवाब देने के लिए कोई अल्फाज मौजूद न थे, इसलिए मेरी गर्म आंखों में आंसू उतर आए और मैंने बेख्तियार रोना शुरू कर दिया। ये कहते हुए बूढ़े की धुंधली आंखें नमनाक हो गईं। कुतुब फरोश ने मुझे पुलिस के हवाले न किया, अपनी किताब ले ली और नसीहत करने के बाद छोड़ दिया। बूढ़े ने अपने आंसू खुरदुरे कंबल से खुश्क किए। खुदा उसको जज़ाए खैर दे। मैं अदालत के दरवाजे से तो बच गया, मगर इस वाक़ये की वालिद और स्कूल के लड़कों को खबर हो गई। वालिद मुझ पर सख्त खफा हुए, लेकिन उन्होंने भी आखिर में मुझे माफ़ कर दिया। 2-3 रोज मुझे इस नदामत के बाइस बुखार आता रहा। इसके बाद जब मैंने देखा मेरा दिल किसी करवट आराम नहीं लेता और मुझ में इतनी कुव्वत नहीं कि मैं लोगों के सामने अपनी निगाहें उठा सकूं, तो मैं शहर छोड़कर वहां से हमेशा के लिए रूपोश हो गया। उस वक्त से लेकर अब तक मैंने मुख्तलिफ शहरों की खाक छानी है, हजारों मसाइब बर्दाश्त किए हैं, सिर्फ उस किताब की चोरी की वजह से जो मुझे तादमे मर्ग नादिम शर्मसार रखेगी। इस आवारा गर्दी के दौरान में मैंने और भी बहुत सी चोरियां की, डाके डाले और हमेशा पकड़ा गया, मगर उन पर नादिम नहीं हूं। मुझे फख्र है। बूढ़े की धुंधली आंखों में फिर पहली सी चमक नमूदार हो गई और उसने अलाव के शोलों को टकटकी बांध कर देखना शुरू कर दिया। हाँ, मुझे फख्र है। ये लफ्ज उसने थोड़े तवक्कुफ के बाद दोबारा कहे। अलाव में आग का एक शोला बुलंद हुआ और एक लम्हा फिजा में थरथराकर वहीं सो गया। बूढ़े ने शोले की जुर्रत देखी और मुस्कुरा दिया। फिर लड़कों से मुखातिब होकर कहने लगा, कहानी खत्म हो गई, अब तुम जाओ, तुम्हारे माँ बाप इंतजार करते होंगे। मसूद ने सवाल किया, मगर आपको अपनी दूसरी चोरियों पर क्यों फख्र है? फख्र क्यों है? बूढ़ा मुस्कुरा दिया, इसलिए कि वो चोरियां नहीं थीं। अपनी मसरूक़ा चीज़ों को दोबारा हासिल करना चोरी नहीं होती मेरे अजीज। बड़े होकर तुम्हें अच्छी तरह मालूम हो जाएगा। मैं समझा नहीं। हर वो चीज़ जो तुमसे चुरा ली गई है, तुम्हें हक हासिल है कि उसे हर मुमकिन तरीके से अपने कब्जे में ले आओ, पर याद रहे तुम्हारी कोशिश कामयाब होनी चाहिए, वरना ऐसा करते हुए पकड़े जाना और अजियतें उठाना अबस है। लड़के उठे और बाबाजी को शब बखैर कहते हुए कोठड़ी के दरवाजे से बाहर चले गए। बूढ़े की निगाहें उनको तारीकी में गुम होते देखती रहीं। थोड़ी देर इसी तरह देखने के बाद वो उठा और कोठड़ी का दरवाजा बंद करते हुए बोला,
काश कि ये बड़े होकर अपनी खोई हुई चीज वापस ले सके। बूढ़े को खुदा मालूम उन लड़कों से क्या उम्मीद थी। अभी आप सुन रहे थे सादत हसन मंटो की लिखी कहानी चोरी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।